हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज मैं स्टोरी का सेकंड पार्ट लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। अगर आप लोगों ने स्टोरी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज आप फर्स्ट पार्ट देख कर आइए, तभी आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा। तो फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ। ये कहानी है ब्रिटनी की, जो कि एक टीचर थी, एक बहुत ही अच्छी टीचर जिसको माना जाता था, जिसको टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका था। उसका सपना था एक टीचर बनने का, और वो एक टीचर बनी भी। वो 6th ग्रेड के बच्चों को पढ़ाया करती थी। और ब्रिटनी की अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उसकी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी थी। उसकी अभी हाल ही में शादी हुई थी और वो अपने हस्बैंड के साथ काफी खुश थी। उसकी शादी को करीब 2 साल हो चुके थे और उसकी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन इसके बाद ब्रिटनी अचानक से ही बहुत ज्यादा क्रीपी बिहेवियर एक बच्चे के प्रति शो करने लगती है। और ये बच्चा था 6th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, बॉय ए। बॉय ए 13 ईयर्स ओल्ड था और ऐसा लगता है कि ब्रिटनी उसको बुरी तरीके से ग्रूम कर रही थी इनअप्रोप्रिएट हरकतें करने के लिए। बॉय ए क्योंकि एक बच्चा ही था, वो ग्रूम हो जाता है और ब्रिटनी अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रही थी। वो उसको क्लास के बाद रोका करती थी, क्लास में ही सब बच्चों की पीठ पीछे उसके साथ इनअप्रोप्रिएट हरकतें कर रही थी। और ये चीजें बाकी बच्चों ने नोटिस भी कर ली थी, यहां तक कि इस बात की कंप्लेंट प्रिंसिपल से भी की गई। लेकिन प्रिंसिपल ने इन बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो हमने फर्स्ट पार्ट में वहां तक सुना था जब तक ब्रिटनी वीडियो चलाकर पीछे इस बॉय ए को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही थी, सब बच्चों के सामने, दिन दहाड़े, क्लासरूम के अंदर। उसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको आज के पार्ट में बताऊंगी। तो ये जो वीडियो वाली घटना थी कि वो वीडियो चला देती थी और पीछे इस बच्चों को एक्सप्लॉइट करती थी, वो चीज अब रोज होने लगी। हर सिंगल डे वो ये इस बच्चे के साथ कर रही थी। हर दिन दोपहर के 2:50 PM पर ब्रिटनी एक वीडियो लगा देती थी और ये वीडियो होता था 10 मिनट का डेली न्यूज वीडियो, जो कि CNN 1 पर आया करता था। तो ये ऑब्वियसली 10 मिनट्स लॉन्ग ही वीडियो होता था। जब बच्चे इस 10 मिनट्स लॉन्ग वीडियो को देखा करते थे, उस दौरान हर रोज ये पीछे बैठकर उस बच्चे को एक्सप्लॉइट किया करती थी। इसके अलावा ब्रिटनी एक बिल्कुल टीनेजर जैसा बिहेवियर करने लगी थी। वो बहुत ही इनअप्रोप्रिएट पोस्टिट नोट्स लिखा करती थी और बॉय ए को क्लासरूम के अंदर दिया करती थी। कई बार ये चुपचाप बॉय ए के पास जाती थी और डेस्क के ऊपर इन नोट्स को चिपका दिया करती थी। और कई बार बॉय ए इन पर रिप्लाई के तौर पर कुछ लिखा करता था। और ये सब कुछ बाकी बच्चों के सामने हो रहा था और कुछ बच्चों ने ये सब कुछ होते हुए भी देख लिया था। लेकिन उन्हें पता था कि कोई भी शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है। और अगर देखा जाए तो ब्रिटनी इन सारी चीजों को, अपने इस घटिया बिहेवियर को छिपाने की भी कोशिश नहीं कर रही थी। उसको पता था कि प्रिंसिपल मेरी मुट्ठी में है और मैं सब कुछ कर कर आराम से निकल जाऊंगी। अब ब्रिटनी की हिम्मत धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। वो हर समय बॉय ए को इनअप्रोप्रिएटली टच करना चाहती थी और ये सब कुछ सारा दिन चलता रहता था। जब भी उसे मौका मिलता था वो बॉय ए को क्लासरूम के अंदर ही टच किया करती थी। कई बार जब वो सामने जो टीचर की चेयर और डेस्क होती है उनमें बैठी होती थी, तब वो बॉय ए को आगे बुला लेती थी सब बच्चों के सामने और डेस्क के इधर आने को कहती थी, यानी कि अपनी तरफ आने के लिए कहती थी। ऐसा लगता था कि वो उससे कुछ बातचीत कर रही है। इधर जो बाकी बच्चे होते थे उनको दूसरी एक्टिविटीज दे दी जाती थी, वो अपने प्रोजेक्ट वगैरह में बिजी होते थे। तब ब्रिटनी अचानक से प्रिटेंड करती थी कि वो डेस्क के नीचे झुककर कुछ ढूंढ रही है। कई बार वो नीचे बैठ जाया करती थी, यानी कि अगर सामने से बच्चे उसको देखेंगे तो सामने से डेस्क दिखेगी और टीचर क्योंकि नीचे झुकी हुई है, नीचे बैठी हुई है, तो बच्चों को नजर नहीं आएगी। तो वो ये दिखाती थी कि वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है अपनी डेस्क के नीचे। लेकिन इस दौरान वो बॉय ए को इनअप्रोप्रिएटली टच कर रही होती थी, जो कि डेस्क के पीछे खड़ा होता था। यानी कि ये सब कुछ पूरी क्लास के सामने चल रहा था। और ऐसा लगता है कि ऐसा करने में ब्रिटनी को कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा प्लेजर मिल रहा था, नहीं तो वो ऐसा करने की हिम्मत कभी नहीं कर सकती थी। और जब ये बात मैं आपको बता रही हूं तो इस बात पर मुझे खुद ही विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन ये सारी बातें कोर्ट के सामने पेश की जा चुकी हैं, ये बातें साबित हो चुकी हैं। अभी तक इनके बीच में कोई भी सेक्सुअल रिश्ते नहीं बने थे, केवल ये टचिंग वाली बात ही चल रही थी, यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट ही चल रहा था। इसके बाद कुछ हफ्ते ऐसे बीत गए, सब कुछ चलता रहा। लेकिन उसके बाद 16 फरवरी 2018 के दिन बॉय ए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने के लिए गया। वो कुछ दिनों तक वहीं रहने वाला था किसी कारण से। तभी अचानक आधी रात के समय, जबकि ये दोनों आपस में मैसेजिंग कर रहे थे जो कि हमेशा चलती ही रहती थी,
उसी तरह के कन्वर्सेशन के दौरान बॉय ए को ब्रिटनी लिखती है कि मेरे हस्बैंड फिशिंग के लिए गए हैं और मैं बहुत ज्यादा अकेली हूं, क्या मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, यानी कि तुमसे मिलने के लिए आ जाऊं और तुम्हें दिखाऊं कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। ये सारे कन्वर्सेशंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बॉय ए ने रिस्पॉन्ड किया कि लेकिन मैं तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर हूं और मैं श्योर नहीं हूं कि ये सब कुछ वर्क करेगा या नहीं करेगा। अब ब्रिटनी बहुत ज्यादा एनकरेज करने लगी बॉय ए को कि तुम चुपचाप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर से बाहर निकल जाओ रात के समय और मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। बॉय ए इस बात के लिए राजी हो गया। उसको बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लग रही थी ये सारी की सारी चीजें। बॉय ए ने ऐसे ही किया, वो चुपचाप पीछे वाले दरवाजे से अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर से बाहर निकल गया। इधर जो ब्रिटनी थी वो अपनी गाड़ी ड्राइव करके इसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर के पीछे आ चुकी थी। अब ये दोनों ब्रिटनी की कार में जाकर बैठ गए। ये गाड़ी वो एक सुनसान सी जगह पर ले गई और उसके बाद गाड़ी के पीछे वाली सीट पर इसने बॉय ए को असॉल्ट किया। यहां पर इस दिन इन लोगों के बीच में रिलेशनशिप तो नहीं बने, लेकिन बाकी सब कुछ वहां पर हो चुका था। ये सब कुछ होने के बाद वो जो बॉय ए था वो वापस अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर के अंदर चला गया, सो गया। लेकिन अगले दिन ब्रिटनी एक बार फिर से बॉय ए को बार बार मैसेजेस कर रही थी। वो उससे कह रही थी कि मुझे तुमसे दोबारा मिलना है। वो उसको अकेला छोड़ती ही नहीं थी, लगातार उसके पीछे पड़ी रहती थी, लगातार उसको मैसेजेस करती रहती थी, उसको मैनिपुलेट करती रहती थी। अब अगले दिन ब्रिटनी को पता चला कि वो जो बॉय ए था वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर तो था, लेकिन उस दिन ग्रैंड पेरेंट्स अपने घर पर नहीं थे। अब ब्रिटनी ने उससे पूछा कि मैं क्या उनके घर पर आ जाऊं, क्या मैं अंदर आ जाऊं। अब बॉय ए तो बच्चा ही था, उसने कहा कि हाँ ठीक है तुम अंदर आ सकती हो। ब्रिटनी उस बॉय ए के ग्रैंड पेरेंट्स के घर के अंदर गई। उसकी इतनी हिम्मत थी कि वो उनके घर के अंदर चली गई और उस दिन पहली बार इन दोनों के बीच में संबंध बने। और इसको हम इंटरकोर्स या संबंध नहीं कह सकते, बल्कि इसको सीधे सीधे एक रेप कहा जाना ठीक है। और ये रेप पूरी तरह से नॉन कंसेंसुअल था, क्योंकि अगर इसमें इस बच्चे का कंसेंट होता भी तो वो भी इलीगल था, क्योंकि ये बच्चा अभी एज ऑफ कंसेंट से काफी छोटा था। अगर देखा जाए तो ब्रिटनी नाम की ये महिला चाइल्ड प्रीडेटर की एक डेफिनेशन थी और ये पूरी तरह से एक मॉन्स्टर थी। अब ब्रिटनी लगातार इस बच्चे को अभी भी मैसेजेस करती जा रही थी। वो उसको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वो हमेशा उसको कहती रहती थी मैसेजेस में, आई लव यू बेबी, आई वॉन्ट यू ऑल डे एवरी डे, मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगी और सारा दिन मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। अब ये जो इसका इनअप्रोप्रिएट बिहेव था, जो कि ये लगातार वीडियोस चलाकर इस बच्चे के साथ करती रहती थी, वो तो चल ही रहा था और रोज के हिसाब से चल रहा था। यानी कि बॉय ए उस अपने ही क्लासरूम में रोज अब्यूज हो रहा था। हालांकि बाद में अपने बयानों में ब्रिटनी ने कहा था कि एक मिस्टेक थी, लेकिन ये एक मिस्टेक नहीं हो सकती। ये एक रिपीटेड बिहेवियर था जो कि लगातार कई महीनों तक चलता रहा। और कभी भी चाइल्ड अब्यूज एक मिस्टेक नहीं हो सकता है। ये एक पैटर्न है, एक आदत है और एक साइकोलॉजी है। अब हम मार्च 2018 की तरफ चलते हैं। मार्च 2018 में इस केस में कुछ नया हुआ। अब ब्रिटनी ने इस चाइल्ड ए को, यानी बॉय ए को कहा था कि किसी को भी इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताना है, हमारे रिलेशनशिप के बारे में। लेकिन ये पता चला कि बॉय ए ने अपने एक फ्रेंड को इस सब कुछ के बारे में बता दिया था। अब ये जो लड़का था जिसको इस बारे में सब कुछ बताया गया था, वो इसी क्लास में पढ़ने वाला एक 11 इयर्स ओल्ड बॉय था। और अब क्योंकि हमें इसकी भी आइडेंटिटी पता नहीं है, इसीलिए हम इसको बॉय बी कहकर बुलाएंगे। अब ये जो बॉय बी था, ये बॉय ए से भी काफी छोटा था, क्योंकि वो सिर्फ 11 इयर्स ओल्ड था। बॉय ए उसको जो भी बातें बताता था उनमें से काफी सारी चीजें तो बॉय बी को समझ में ही नहीं आती थी। वो इतना इनोसेंट था कि कई बार वर्जिन वर्ड को वो वर्जीनिया से कंफ्यूज कर जाता था। उसको पता ही नहीं था कि वर्जिनिटी क्या होती है, ये सारी चीजें आखिर होती क्या हैं। अब धीरे धीरे ब्रिटनी को पता चल गया कि बॉय बी को इनके रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ पता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि वो बहुत ज्यादा घबरा गई होगी, बहुत ज्यादा हॉरिफाइड रह गई होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने इस सिचुएशन का फायदा उठाने की सोची। इस बात को पता चलने के कुछ दिनों के बाद, यानी कि बॉय बी को सब कुछ पता है, ये पता चलने के कुछ दिनों के बाद इनके स्कूल में एक टैलेंट शो था। ये था 7 मार्च 2018 के दिन। अब क्योंकि वहां पर टैलेंट शो था तो कई सारे बच्चों को स्कूल आवर्स के बाद भी स्कूल में ही रुकना था इस शो में हेल्प करने के लिए। ये जो बच्चे इस स्कूल में रुके थे, इनमें से बॉय ए और बॉय बी भी दो बच्चे थे जो हेल्प करने के लिए रुके थे।
अब बॉय ए और बॉय बी बाद में अपने क्लासरूम में अकेले रह गए थे। अब ब्रिटनी ने डिसाइड किया कि वो अपना प्रीडेटरी बिहेवियर एक बार फिर से शो करेगी। अब उसको मौका मिल गया था, क्योंकि बॉय ए कहीं ना कहीं उस क्लासरूम में अकेला था और उसको पता था कि बॉय बी को ये सब कुछ पता है। अब ब्रिटनी क्लास में आती है। ब्रिटनी बॉय बी के सामने बॉय ए को फुल ऑन किस करना शुरू कर देती है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वहां पर उसका दूसरा स्टूडेंट खड़ा है और ये सब कुछ देख रहा है। कुछ देर के बाद ब्रिटनी बॉय बी की तरफ मुड़ती है और उससे कहती है कि तुम बाहर जाओ, दरवाजे के पास खड़े हो जाओ और बाहर नजर रखो कि अंदर कोई ना आ जाए, क्योंकि अब वो यहाँ पर सेक्सुअल रिलेशन बनाने वाली थी बॉय ए के साथ। अब ये जो बेचारा बच्चा था यानी कि बॉय बी, ये क्लासरूम डोर पर खड़ा हुआ था और बाहर नजर रखे हुए था कि यहाँ पर कोई ना आ जाए। और इधर जो ब्रिटनी थी और बॉय ए थे, ये आपस में फिजिकल रिलेशंस बना रहे थे और बॉय बी को ये सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। वो एक तरह से वहां पर पैरालाइज्ड हो गया था। उसको कुछ भी नहीं पता था कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसे पता था कि कुछ ना कुछ गलत है, लेकिन वो फिर भी वहां पर मजबूरी में खड़ा हुआ था। उस दौरान वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल था और ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस उसके लिए बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग था, जो कि उसने आगे जाकर कबूल भी किया। जब ब्रिटनी ने बॉय ए का रेप कर लिया, क्योंकि इसे रेप करना ही सही है, तब ब्रिटनी ने अपने कपड़े ठीक किए और उसके बाद उसने बॉय बी से और बॉय ए से कहा कि यहाँ से चले जाओ, जैसे कि कुछ भी ना हुआ हो। और ये कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसी घटना नहीं थी जो कि सिर्फ एक बार हुई हो, क्योंकि इसके ठीक अगले दिन ब्रिटनी ने ये सब कुछ एक बार फिर से रिपीट किया। उसने एक बार फिर से बॉय बी से कहा कि तुम दरवाजे पर खड़े हो जाओ, और अंदर अब वो बॉय ए के साथ संबंध बनाने वाली थी। अब बॉय बी जाकर दरवाजे पर खड़ा हो गया, लेकिन उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो इन सारी चीजों का हिस्सा नहीं बनना चाहता। और जबकि अंदर ये सब कुछ चल ही रहा था, उसी दौरान बॉय बी वहां से चला गया, यानी कि वॉकआउट कर गया। लेकिन ये सारी चीजें अनफॉर्चुनेटली बॉय बी ने किसी को बताई नहीं। लेकिन ब्रिटनी बॉय बी का पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। ऐसा लगता है कि शायद वो बॉय बी को अब ग्रूम करना चाहती थी और इसी कारण से वो बॉय बी के सामने सब कुछ कर रही थी, ताकि बॉय बी जो कि सिर्फ 11 साल का है, वो उसका सेकंड विक्टिम बन जाए। एक दिन जबकि ब्रिटनी क्लास में थी, क्लास चल रही थी, सारे बच्चे प्रेजेंट थे, ब्रिटनी बॉय बी के पास गई और उसने उससे सबके सामने पूछा कि तुम सरकमसाइज्ड हो या नहीं हो, यानी कि तुम्हारा खतना हुआ है या नहीं हुआ है। बॉय बी ने ब्रिटनी से कहा कि मुझे इसका मतलब पता नहीं है, मुझे पता नहीं कि आप क्या पूछना चाहती हैं। तब ब्रिटनी ने अपना फोन निकाला, सब बच्चों के बीच में उसने अपना फोन निकाला और उसके बाद बॉय बी को इमेजेस दिखाने लगी। वो उसको इमेजेस दिखा रही थी पीनिसेस की, जो कि सरकमसाइज्ड थे और अनसरकमसाइज्ड थे, यानी कि वो खुलेआम क्लास में इस तरह की चीजें कर रही थी और ये साफ साफ उस बच्चे का हरासमेंट था। इसके बाद ब्रिटनी बॉय बी से अकेले में कहने लगी कि तुम मुझे अपनी न्यूड पिक्चर्स भेज सकते हो अगर तुम चाहो। यानी कि वो पूरी तरह से अब बॉय बी के पीछे पड़ चुकी थी। उसको लग रहा था कि उसके हाथ में बॉय ए तो है ही, लेकिन अब मैं बॉय बी को भी धीरे धीरे ग्रूम कर लेती हूँ। लेकिन थैंकफुली वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि अब जल्दी ही कुछ होने वाला था और ब्रिटनी अब सबके शिकंजे में फंसने वाली थी। अब दिन आता है 21 मार्च 2018 का। ये सिर्फ 2 हफ्ते बाद की बात है, जबकि बॉय ए को उसने बॉय बी के सामने रेप किया था, उसके सिर्फ 2 हफ्तों के बाद। अब जो बॉय ए के पेरेंट्स थे, इस दौरान अपने बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस, बहुत सारे चेंजेस नोटिस करने लग गए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि उनका जो बेटा है अच्छी तरीके से नॉर्मली एक्ट नहीं कर रहा है, वो बहुत ज्यादा शांत रहता है और कहीं ना कहीं लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। वो ये भी देख रहे थे कि वो अपना बेडरूम हर समय लॉक रखता है और रात में भी देर देर तक जागा रहता है। इसके अलावा वो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिल्कुल भी स्पेंड नहीं कर रहा था, ज्यादातर समय वो अपने कमरे में बंद था। पेरेंट्स ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन बॉय ए हमेशा रिफ्यूज कर देता था। वो इस बारे में कोई भी बात अपने पेरेंट्स से नहीं करना चाहता था। अब जो बॉय ए के पेरेंट्स थे, जिनका नाम था जॉन और मारिया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने बेटे के मोबाइल फोन पर एक मॉनिटरिंग ऐप डालेंगे। एक ऐसी ऐप जो कि जनरली पेरेंट्स अपने बच्चों के फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं अगर वो ये देखना चाहते हैं कि उनका बच्चा फोन पर क्या देख रहा है या किस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है। हालांकि बॉय ए के पेरेंट्स को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें पता था कि वो कहीं ना कहीं अपने बेटे की प्राइवेसी को इन्वेड कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उनको गट फीलिंग हो रही थी कि कुछ ना कुछ उनके बेटे की जिंदगी में बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। अब उन्होंने ये जो ऐप थी वो अपने बेटे के फोन में डाउनलोड कर दी
और इसमें क्या होता है कि आप कुछ ट्रिगर वर्ड्स डाल सकते हैं, और अगर इस तरह के वर्ड आपका बेटा यूज करेगा अपनी चैटिंग के दौरान या उसके साथ कोई यूज करेगा, तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आपके पास अलर्ट आ जाएगा। तो उन्होंने इस तरह के कई वर्ड्स उस मॉनिटरिंग ऐप में सेट कर रखे थे। फिर जिस दिन उन्होंने ये ऐप डाउनलोड की, उसी शाम को उनके पास बार बार नोटिफिकेशन आ रहे थे कि उनका बेटा बेबी वर्ड का बार बार यूज कर रहा है। और ये जो बेबी वर्ड था, ये इन्होंने रेस्ट्रिक्टेड वर्ड की लिस्ट में डाला हुआ था। जब इन्होंने चेक किया तो पाया कि ये जो वर्ड है ये बार बार इंस्टाग्राम के डीएम में यूज हो रहा है। अब जो बॉय ए की माँ थी, उन्होंने इंस्टाग्राम ऐप में जाकर इसी ऐप के थ्रू ये चेक करने की कोशिश की कि ये कन्वर्सेशन किसके साथ हो रहा है। उनको ये लग रहा था कि शायद उसकी कोई क्रश होगी, उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, या हो सकता है वो ऑनलाइन किसी लड़की से मिला हो और उससे इस तरह की बातें कर रहा होगा, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी नॉर्मल भी है। लेकिन वो देखना चाहती थी कि आखिर माजरा क्या है, ये सारी चीजें कितनी ज्यादा गंभीर हैं। जब इन्होंने अच्छी तरीके से चेक किया तो उन्होंने पाया कि ये जो इंस्टाग्राम अकाउंट है जिससे बातचीत चल रही है, वो तो इनके बेटे की स्कूल टीचर है, जिसको वो अच्छी तरीके से जानते हैं और जिनका नाम है मिस जमूरा। अब उनको ये देखकर कितना ज्यादा झटका लगा होगा, ये आप समझ ही सकते हैं। इसी इंस्टाग्राम अकाउंट से बहुत बार बॉय ए की माँ ने इस टीचर से बातचीत की थी। वो अच्छी तरीके से इस इंस्टाग्राम अकाउंट को पहचानती थी। अब बॉय ए की माँ ने इनका पूरा का पूरा कन्वर्सेशन पढ़ना शुरू किया। वो इसे देखकर इतनी ज्यादा हैरान रह गई, इतनी ज्यादा शॉक्ड रह गई कि जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस सारी कन्वर्सेशन में बहुत ही ऑब्सीन लैंग्वेज यूज की गई थी, और ये लैंग्वेज यूज की थी 27 ईयर्स ओल्ड उनके बेटे की स्कूल टीचर ने। उसने उन सारे सेक्स एक्ट्स का जिक्र किया था जो वो उनके 13 साल के बेटे के साथ करना चाहती थी। इसके साथ ही इसमें कन्वर्सेशंस थे जिसमें ये जिक्र था कि इन्होंने साथ में क्या क्या किया है, और साथ ही इनके संबंधों का भी जिक्र था। अब बॉय ए की माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गई, और सबसे पहले जो बॉय ए था उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि सबसे पहले वो अपने बेटे से बात करेंगे। वो पहले जानना चाहते थे कि ये सच में ही उसकी टीचर का अकाउंट है या किसी और का अकाउंट है। अब जब ये बॉय ए के पास गए तो उन्होंने स्ट्रेट अवे अपने बेटे से पूछा कि क्या तुम्हारे अपने टीचर के साथ संबंध है या नहीं है। बॉय ए ने कुछ भी नहीं छुपाया, उसने कहा कि हाँ, मेरे अपनी टीचर के साथ संबंध है और हम इस तरह की बातचीत करते हैं। अब इससे ये पूछा गया कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तब इसने शुरुआत से सब कुछ अपने पेरेंट्स को बताना शुरू किया। इसने बताया कि किस तरह से इनएप्रोप्रिएटली वो इसको टच करती थी, किस तरह से ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास गया हुआ था। तब इसकी टीचर जिद करके वहां पर पहुंची, इससे कहा कि तुम पीछे के दरवाजे से निकल कर आओ, और ऐसा 2 बार हुआ। साथ ही क्लासरूम में रोज 10 मिनट के वीडियो के दौरान वहां पर क्या चल रहा था, ये सब कुछ भी उसने बताया। और वो इंसिडेंट भी बताया जबकि वो 11 साल का बच्चा दरवाजे पर मौजूद था और ये सब कुछ अंदर चल रहा था। अब इसके पेरेंट्स ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए। उनके पास कहने के लिए शब्द कम पड़ गए। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक टीचर इस तरह की हरकतें कर सकता है और उनके विश्वास को इस तरीके से भंग कर सकता है। उनके बेटे का सेक्सुअल अब्यूज चल रहा था और कई महीनों से चल रहा था, और ये बहुत ही धक्का पहुंचाने वाली बात थी। अब बॉय ए के फादर ने रियलाइज किया कि सबसे पहले उन्हें ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठे कर लेने चाहिए, इससे पहले कि ये जो टीचर है वो कोई सबूत मिटा दे। इसके बाद वो सीधे इस प्रीडेटर की कंप्लेंट करेंगे पुलिस के पास जाकर। अब बॉय ए के पिता ने बॉय ए से कहा कि तुम अपनी टीचर के साथ यानी कि ब्रिटनी के साथ एक बार फिर से कन्वर्सेशन शुरू करो। इन्होंने कहा कि तुम ब्रिटनी को उसी तरीके से मैसेज करो जैसे कि तुम रेगुलरली करते हो। वो ब्रिटनी से एडमिट कराना चाहते थे उसके अपने ही कन्वर्सेशन से कि उसने इस 13 साल के बच्चे के साथ संबंध बनाए हैं। तो अब ये सारा कन्वर्सेशन अब ब्रिटनी और बॉय ए के बीच में शुरू हो गया था, जो कि बॉय ए के डैड की देखरेख में हो रहा था, लेकिन ये बातें ब्रिटनी को ऑब्वियसली पता नहीं थी। अब इनके बीच में क्या कन्वर्सेशंस हो रहे थे ये आप खुद ही स्क्रीन पर देख सकते हैं। ब्रिटनी लगातार उसको रिप्लाई करती जा रही थी, ऊट पटांग बातें कर रही थी। उसको तो पता ही नहीं था कि वो किस तरह के जाल में फंसने जा रही है। जब ये टेक्स्ट कन्वर्सेशन पूरा हो गया तब बॉय ए के पेरेंट्स सीधा पुलिस के पास पहुंचे। लेकिन इससे पहले कि वो पुलिस स्टेशन पहुंचते कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट हुआ, क्योंकि जैसे ही बॉय ए के पेरेंट्स ने ये कन्वर्सेशन खत्म की और उसके बाद तैयार होने लगे पुलिस स्टेशन वगैरह जाने के लिए, उस समय शायद बॉय ए ने ब्रिटनी को मैसेज करके ये सारी चीजें बता दी कि उसके पेरेंट्स को सब कुछ पता चल गया है और अब वो पुलिस के पास जा रहे हैं। अब पुलिस स्टेशन जाने से पहले ही बॉय ए के पेरेंट्स के फोन रिंग होने लगे
और ये कितनी अजीब सी, कितनी आश्चर्य की बात है कि ब्रिटनी को अभी भी कोई शर्म नहीं थी। उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो बॉय ए के पेरेंट्स को फोन कर रही थी और शायद उनको कन्विंस करना चाह रही थी कि वो पुलिस के पास ना जाए, और शायद उनको समझाना चाह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जो बॉय ए के पेरेंट्स थे, इन्होंने इस फोन कॉल को रिकॉर्ड कर लिया था क्योंकि उन्हें पता था कि ये फोन कॉल बाद में काम की साबित हो सकती है। अब जो बॉय ए के पेरेंट्स थे वो तो बहुत ज्यादा नाराज थे, जो कि आप खुद सुन सकते हैं, वो कॉल की रिकॉर्डिंग में आपको सुनाऊंगी। लेकिन इधर जो ब्रिटनी थी वो उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, और उसकी ये भी कहने की हिम्मत थी कि हम मिल सकते हैं और ये सारा का सारा मामला हम बाहर ही सेटल कर सकते हैं। यानी कि उनके बच्चे को असॉल्ट करने के बाद वो ये मामला बाहर सेटल करना चाहती थी। तब बॉय के पिता ने कहा कि हाँ, ये तुम सारा मामला सेटल करना चाहती हो ताकि तुम ये सारी चीजें किसी और बच्चे के साथ कर पाओ। लेकिन ब्रिटनी उनको लगातार कन्विंस कर रही थी। एक तरह से वो ये कहना चाह रही थी कि मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी लेकिन तुम पुलिस के पास मत जाओ। आप ये सारी रिकॉर्डिंग खुद सुन सकते हैं। Type of perverted person are you? I want to know right now. You are a monster. You're a child. Do you understand me? No. Why do you say that? Oh, see, I'm a lot smarter than you. I'm so much smarter than you. You do not understand how much smarter than you I am. I got you. I want you to know that now. We need, to talk about this. Is there something we can settle out, outside? Oh yeah. That's what we can do. So I can give you a chance to do it to some other kid. Yeah, that's exactly what we're gonna do. No, Mrs. Moore, do me a favor. Do not call me back again. इस सारी बातचीत के बाद जब बॉय ए के पिता बिल्कुल नहीं मान रहे थे, तब ब्रिटनी की इतनी हिम्मत थी कि उसने बॉय ए के पिता से कहा कि तुम मेरे हस्बैंड से बात कर लो। और अब वो ये चाहती थी कि उसका हस्बैंड बॉय ए के पिता से बात करे और उनको कन्विंस करे। तो अभी तक आपको ये लग रहा होगा कि शायद ब्रिटनी के हस्बैंड को जब पता चलेगा तो उसको बहुत ज्यादा झटका लगेगा, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता कि उसे झटका लगा या नहीं लगा। लेकिन उसने भी बॉय ए के पिता को समझाने की कोशिश की। यानी कि ब्रिटनी के पति को पता चल गया था कि इसने एक माइनर को असॉल्ट किया है, उसके बाद भी वो ये चाहता था कि जो माइनर के पेरेंट्स हैं वो पुलिस के पास ना जाएं और उसकी बीवी के साथ मामला सेट कर लें। ब्रिटनी का हस्बैंड कह रहा था कि ब्रिटनी बहुत ही अच्छी महिला है, उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, उससे ये एक छोटी सी गलती हो गई है और आप उसको माफ कर दीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रिटनी का हस्बैंड भी किस तरह का आदमी रहा होगा। ब्रिटनी का हस्बैंड ये कहना चाह रहा था कि इसने बस मैसेजेस किए हैं और बाकी कुछ भी नहीं किया है, लेकिन इसके पिता ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसने सिर्फ मैसेजेस नहीं किए हैं, इसके हमारे बेटे के साथ संबंध रहे हैं और साथ ही एक दूसरे लड़के को भी इसने अपने जाल में फंसाने की कोशिश की है। उसने भी ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। इनकी ये रिकॉर्डिंग भी आप खुद सुन सकते हैं। He is right here. Can he talk to you? Oh yeah, put your husband on the phone. I'm more than happy to talk to that dumb mother too. Hey man. Hey, don't say hey man to me. You got a monster. If I was you, you stupid mother, I'd leave her. Well, explain to me what she's told you. As a man, I can't really. No, I want to know. You said she confided in you. Let me know what she told you so I can tell you she told you everything. Let me know if she told you everything. Grab some nuts and talk to me like a man. What the did she tell you she did to a 13-year-old boy? To be honest, it's more of just the messaging. And oh, so she didn't tell you everything then? Oh man, she scarred my son mentally. Do you understand what a 13-year-old boy did? Do you get that at all? Think about, God preaches forgiveness, man. Yeah, I'm gonna preach forgiveness when I put my hands around your throat, you stupid mother. So what I'm asking you is, if you could possibly, Brittany has been a great teacher for a long time. 5 years, she's done so much for so many students. She's done so much, and she made a huge mistake. The biggest mistake of anybody could ever make in the whole entire world. Listen to me. I am not going to settle outside of court. There's not enough money you could possibly offer me to settle this. Get that through your head. Your woman is a monster. Hey, you want me to tell you the whole story? She had another 13-year-old in there watching the whole thing. She's a monster. You have a wonderful evening. Don't call this phone back. Have a good one. इसके बाद बॉय ए के पेरेंट्स ने फोन काट दिया और वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचे। अब बॉय ए के पेरेंट्स का पुलिस वालों ने इंटरव्यू किया और उसके बाद बॉय ए के पेरेंट्स ने, यानी कि उसके पिता जॉन ने, ब्रिटनी को एक बार फिर से कॉल किया पुलिस वालों के सामने ताकि और ज्यादा सबूत पुलिस वालों के सामने आ सके। अब ब्रिटनी ने फोन उठाया, उसको बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये सारी फोन कॉल पुलिस वाले भी सुन रहे हैं। वो अब अपने अब्यूज को डिफेंड करने में जुट गई। उसने कहा कि ये मेरी गलती नहीं है, बॉय ए मेरे अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, वो बस मेरे पास आता रहता था, मैंने उसको किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं किया है और ये सब कुछ आपसी सहमति से हुआ है। साथ ही इस औरत की इतनी हिम्मत थी
कि उस फोन कॉल पर इस औरत ने बॉय ए के पेरेंट्स से कहा कि आपको एसटीडीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, यानी कि कोई भी सेक्सुअल डिजीज मुझे नहीं है, मैं पूरी तरह से क्लियर हूं, और साथ ही प्रेगनेंसीज की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन सारी चीजों का मैंने बहुत ज्यादा ध्यान रखा था, और साथ ही मैं प्रेगनेंसी टेस्ट फिर से कर लूंगी ताकि आप लोगों को भविष्य में कोई भी दिक्कत ना हो। साथ ही उसने ये भी कहा कि हम आउटसाइड ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो फंसेगी तो कम से कम 25 साल के लिए उसका जेल में जाना तय है। अब ये सारी चीजें तो उसको तब सोचनी चाहिए थी जबकि वो एक माइनर को असॉल्ट कर रही थी। उसके साथ अब किसी को भी सिंपैथी नहीं थी, लेकिन शायद ब्रिटनी के हस्बैंड डेनियल को अभी भी उसके साथ बहुत ज्यादा सिंपैथी थी, क्योंकि जब ये सेकंड फोन कॉल हुआ था तब साफ पता चल रहा था कि उसका हस्बैंड डेनियल उसके बगल में ही बैठा था और पूरे टाइम उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा था, उसको कोच कर रहा था। वो लिख लिख कर उसको बता रहा था कि उसे फोन कॉल में क्या बोलना है। वो उसको लिख रहा था कि कुछ भी एडमिट मत करो, तुम ये कहो कि कुछ भी नहीं हुआ था, और ये सारी चीजें जो टेक्स्ट में लिख रहा था वो मैसेजेस में लिख रहा था, यानी कि किसी व्हाट्सएप जैसी ऐप में लिख रहा था। साथ ही वो इसमें ये भी लिख रहा था कि तुम थोड़ा सा रो, थोड़ा सा अपसेट होने का प्रिटेंड करो, तुम उनको सॉरी फील कराओ। तो इस तरह की चीजें वो अपनी वाइफ को लिख रहा था, जिसने कई बार एक माइनर को असॉल्ट किया था, और अपसेट होने के बदले वो अपनी वाइफ की मदद कर रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि उस बच्चे के माँ बाप को इसके लिए, इस औरत के लिए सॉरी फील होगा। ये उनकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी, और ये गलतफहमी बाद में उसकी टूट गई होगी। Told my son, my husband's fishing, I want to see you, and that was the first time that she didn't. जब ये फोन कॉल बाद में डिसकंटिन्यू हो गई, यानी कि फोन काट दिया गया, उसके बाद जो डेनियल था यानी कि ब्रिटनी का हस्बैंड, वो लगातार बॉय ए के पिता को फोन कर रहा था, और अगर वो फोन उठा रहे थे तो उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि सारे के सारे चार्जेस ड्रॉप कर दो, और साथ ही बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस भी कर रहा था उनको। लेकिन बॉय ए के पेरेंट्स को पता था कि उनको क्या करना है। उन्हें पता था कि उन्हें इस घटिया औरत को जेल के अंदर देखना है, और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। फिर इसके अगले दिन ब्रिटनी को फाइनली अरेस्ट कर लिया गया। उसके ऊपर 9 काउंट्स ऑफ सेक्सुअल मिसकंडक्ट के चार्जेस लगाए गए, और ये चार्जेस थे एक माइनर के साथ इस तरह का मिसकंडक्ट करने के। इसके अलावा 2 काउंट्स ऑफ मोलेस्टेशन ऑफ अ चाइल्ड लगाया गया, एंड 1 काउंट ऑफ ऑब्सीन मटेरियल ट्रांसमिटेड टू अ चाइल्ड का। तो ये सारे के सारे चार्जेस बहुत ज्यादा गंभीर थे। अब इसका इंटरव्यू किया गया, और इस इंटरव्यू में उसका जो कंडक्ट था वो बहुत ही इरिटेट करने वाला था। वो बस ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूं, बहुत ज्यादा डरी हुई हूं, मैं डिफेंसलेस हूं, बहुत स्मॉल हूं, और मैं इस तरह की कोई भी हरकत कैसे कर सकती हूं, कोई भी मेरे ऊपर इस तरह के इल्जाम कैसे लगा सकता है। और साथ ही एक बहुत ही अजीब सी बात यह है कि वो बेबी वॉइस में बोलने की कोशिश कर रही थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो छोटा दिखने की कोशिश कर रही हो, जैसे कि वो अपनी उम्र की अपेक्षा काफी छोटी हो। वो पुलिस वालों से पूछ रही थी कि क्या मैं वापस आज अपने घर जा सकती हूँ। पुलिस वालों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही वो ये भी कह रही थी कि मैं तो इतनी छोटी सी हूँ, मैं कैसे जेल में जाऊंगी, वहां तो ये मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की कोशिश कर रही थी। पुलिस वालों ने बॉय ए का भी इंटरव्यू किया, उसकी फुटेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। We were doing a talent show thing, and then I grabbed my backpack, and like my friend was like messing with her computer, and then she's like kissing me and everything, and like she's like, "You want to go in?" And I was like, "What?" And she's like, "You want to go in?" And I was like, "Sure." And then like the same thing, I didn't take my pants off or anything, but she was wearing me dress, so she just pulled me over to the side, and then I was in there for like a minute, and then I was like, I don't know, I was like, "Alright, I gotta go." इसके बाद पुलिस वालों ने बॉय बी का भी इंटरव्यू किया, जो कि 11 इयर्स ओल्ड था, और जिसने ये सब कुछ होता हुआ अपनी आंखों से देखा था। उसकी फुटेज भी आप यहाँ पर सुन सकते हैं और देख सकते हैं। I was one of the witnesses, or one of the people that saw Ms. Zamora and my friend touch each other. They're just doing it. And it was very uncomfortable. So that's why the second day they're doing stuff, I just left the room. अब इस दौरान ब्रिटनी जेल में थी। उसकी जमानत की रकम $2.5 लाख पर सेट की गई थी, जो कि वो दे नहीं सकती थी। इसी कारण से वो जेल में थी और अपने ट्रायल का वेट कर रही थी। अगले 1 साल तक वो जेल में रही और लगातार अपनी इनोसेंस की दुहाई देती रही कि मैं इनोसेंट हूं और ये सारे के सारे चार्जेस झूठे हैं। लेकिन उसके बाद जून 2019 में ये मामला इतना ज्यादा खींचने के बाद फाइनली ब्रिटनी ने डिसाइड किया कि वो एक प्ली डील
सेट कर लेगी, उसको एक्सेप्ट कर लेगी। उसको पता था कि अगर वो ये प्ली डील ले लेगी तो उसको थोड़ी सी कम सजा होगी, अगर उसके ऊपर ट्रायल चलेगा तो उसको बहुत ज्यादा मानसिक तनाव भी होगा और साथ ही उसको बहुत ही कड़ी सजा मिल सकती है। अब जब उसने प्ली डील एक्सेप्ट कर ली तो उस पर लगे ज्यादातर चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए और अब उसको थोड़ी सी सजा भी कम मिलने वाली थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि अगर ये ट्रायल कोर्ट में नहीं चलेगा तो इसका मतलब ये भी था कि बॉय ए और बॉय बी को दुनिया के सामने आकर अपनी गवाही नहीं देनी पड़ेगी, जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक होता। तो ये अच्छा ही हुआ कि इसने प्ली डील एक्सेप्ट कर लिया और ये बच्चे इस तरह के एक्सपीरियंस से कम बच गए। अब बस ब्रिटनी को सजा सुनाई जानी थी जिसका वो इंतजार कर रही थी। लेकिन इसी दौरान जो बॉय ए के पेरेंट्स थे उन्होंने हर तरह के लीगल एक्शंस लिए। एक तो उन्होंने स्कूल के प्रशासन को स्यू किया, स्पेशली प्रिंसिपल को यानी कि टिमोथी को, जिसने इन सारी बातों की रिपोर्ट बॉय ए के पेरेंट्स को नहीं की थी, जो कि मैंडेटरी होती हैं अगर किसी बच्चे के साथ ये सब कुछ स्कूल में होता है। अगर वो उसी समय सब कुछ बता देता तो बॉय ए और बॉय बी के साथ ये सब कुछ ना होता। इसके अलावा इन्होंने ब्रिटनी के हस्बैंड यानी कि डेनियल के ऊपर भी मुकदमा दायर किया। इस केस में इन्होंने क्लेम किया कि अपनी पत्नी की हरकतों के बारे में डेनियल को अवेयर होना चाहिए था कि उसके घर में क्या चल रहा है, उसकी पत्नी किस तरह की हरकतें कर रही है। और अगर उसको पता नहीं भी था तो जब उसको पता चल गया कि उसकी वाइफ गिल्टी है, उसके बाद भी इसने बॉय ए के पेरेंट्स के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की और इस कारण से इन्होंने इसके ऊपर केस किया था। उसके बाद जुलाई 2019 का समय आया। उस दौरान कोर्ट में आकर बॉय ए के पेरेंट्स ने एक बहुत ही इमोशनल टेस्टिमनी दी। उन्होंने कोर्ट में आकर बताया कि उनके बच्चे का कितना ज्यादा डैमेज इस औरत ने कर दिया है। इसके बाद ब्रिटनी भी कोर्ट में आई। उसने अपने बारे में एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उसने बताया कि वो कितनी अच्छी और कितनी जेन्युइन पर्सन है। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रिटनी को किसी अच्छी डिक्शनरी की जरूरत है जिसमें उसको पता चले कि अच्छा और जेन्युइन पर्सन कैसा होता है। फिलहाल ब्रिटनी को कम से कम 44 इयर्स इन प्रिजन की सजा मिलती, जो कि इस तरह के मामलों का हाईएस्ट सेंटेंस है। लेकिन फिलहाल क्योंकि उसने प्ली डील एक्सेप्ट कर ली थी, इसी कारण से बहुत सारे चार्जेस को ड्रॉप कर दिया गया था और अब ब्रिटनी जमोरा को 20 इयर्स इन प्रिजन की सजा सुनाई गई, जो कि इस मामले का मिनिमम सेंटेंस है। लेकिन जब वो 20 इयर्स के बाद बाहर निकलेगी तो उसका नाम सेक्स ऑफेंडर्स के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और वो हमेशा एक मुजरिम के रूप में ही समाज में रहेगी। अब ये सारा मामला तो यहाँ पर खत्म हो गया था, उसको सजा भी मिल गई थी, तो ये केस यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन एक बात और है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी, और वो बात ये है कि जो ब्रिटनी की डिफेंस लॉयर थी उसने लोगों को बहुत ज्यादा नाराज कर दिया था। ब्रिटनी की डिफेंस लॉयर की इतनी हिम्मत थी कि वो सामने आई और उसने ब्रिटनी के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही जो कि बहुत ही, मुझे लगता है, इनअप्रोप्रिएट थी और उनकी कोई जरूरत नहीं थी। उसने बाद में बयान दिया कि ब्रिटनी को एक मॉन्स्टर के रूप में पोर्ट्रे किया गया है मीडिया में, लेकिन वो इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि जब से मैं उसके साथ काम कर रही हूं मुझे वो बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी, वो एक बहुत ही अच्छी महिला लगी। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रिटनी की लॉयर को अधिकार है उसका डिफेंस करने का, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये एक चाइल्ड रेपिस्ट थी और कम से कम उसकी मीडिया में आकर या कोर्ट में आकर उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए थी। अगर आप किसी चाइल्ड रेपिस्ट को ये बोल रहे हो कि वो इतनी भी बुरी नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा अपने दिमाग के इलाज कराने की जरूरत है। इससे भी घटिया बात इस डिफेंस लॉयर ने ये कही कि जो विक्टिम था यानी कि जो बॉय ए था वो कोई बहुत छोटा बच्चा नहीं था, बल्कि वो एक टीनेजर था। यानी कि क्योंकि वो बच्चा 12 इयर्स कंप्लीट करके 13 इयर्स का हो चुका था, इस कारण से वो एक बहुत बड़ा बच्चा बन चुका था और उसको सारी समझ थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो इतनी बेवकूफी की बातें इसकी डिफेंस लॉयर वहां पर आकर बोल रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि वो ये कहना चाह रही थी कि एक 12 इयर्स ओल्ड के साथ अगर आप इस तरह की हरकत करते हैं तो वो गलत है, लेकिन अगर वो 13 का हो जाता है यानी कि टीन एज पूरी कर लेता है तो उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही इसकी डिफेंस लॉयर ने विक्टिम ब्लेम करना भी शुरू कर दिया। उसने ये कहा कि ये जो 13 इयर्स ओल्ड विक्टिम था उसके साथ बिहेवियरल इश्यूज थे, उसको ब्रिटनी के साथ बहुत ज्यादा ऑब्सेशन था और वो ही हमेशा ब्रिटनी के पीछे पड़ा रहता था। साथ ही उसने ये भी कहा कि ये जो लड़का था बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी था। और इस डिफेंस लॉयर ने यह भी कहा बाद में कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बातें सुनकर आप लोगों के मुंह बन रहे हैं, आप लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, लेकिन मुझे अपनी बात कहनी है। तो ये सारी की सारी बातें जो भी इसने कही
वो आप खुद सुन सकते हैं। Brittany has been wrongfully portrayed by the state of Arizona and the press as being a predator and has even been called a monster. I have represented Brittany Zamora for almost 16 months, and I can tell you that she is not a monster. Brittany is not a predator, and this was not between a young child and Brittany. This was a teenager. Teenager had boundary issues and was obsessed with Brittany. The teenage boy was very aggressive. He even was very persistent. I see some of your faces frowning. इसके बाद इसकी डिफेंस लॉयर को कहा गया कि शायद आप विक्टिम को ही ब्लेम कर रहे हैं। तब इसकी डिफेंस लॉयर वहां से वॉकआउट कर गई, उसने कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका एटीट्यूड बहुत ही घटिया था, जो आप खुद देखिए। 13-year-old boy has admitted in this case? That's not what I said. अब फिलहाल ब्रिटनी जेल में है, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो एक इनमेट उसी प्रिजन में है जिसमें जोडी एरियास रही। तो जोडी एरियास की कहानी भी मैं आपको सुना चुकी हूँ, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जिसका नाम है क्राइम स्टोरीज ऑफ फॉरेन। अब इस केस के आफ्टर मैथ की अगर हम बात करें तो ये जो 13 इयर्स ओल्ड बॉय था, बॉय ए, उसकी मेंटल स्टेट बहुत ज्यादा टेरिबल थी। उसकी जिंदगी पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी और वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गया था। उसकी फैमिली भी इतनी बुरी तरीके से परेशान हो गई थी कि उन्हें उस शहर से मूव कर जाना पड़ा और वो एक नई जगह पर जाकर शिफ्ट हो गए। बॉय ए को एक नए स्कूल में भेज दिया गया, लेकिन मुझे तब भी पता है कि बॉय ए की मेंटल स्टेट अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं होगी, अभी भी उसको कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स करने पड़ रहे होंगे। इतने ज्यादा आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं इस तरह की घटनाओं के। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी ये स्टोरी और ये घटना आपको कैसी लगी, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। और एक चीज मैं और नोटिस कर रही हूँ कि आजकल आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं। और साथ ही कमेंट्स भी जरूर कीजिए, एक कमेंट कर दिया कीजिए, चाहे कुछ भी करिए, लेकिन प्लीज कमेंट कर दिया कीजिए। इसके अलावा हमेशा की तरह मैं आपसे कहूंगी कि मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे पता है मैंने वहां ज्यादा स्टोरीज अभी नहीं डाली हैं, कुछ ही स्टोरीज हैं, लेकिन पहले उनको देख लीजिए। अगर आपके पास कोई अच्छी स्टोरी है तो आप लोग मुझे भेजिए, मैं वही स्टोरी सुना दूंगी। अगर आपकी कोई पर्सनल घटना है, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं, मैं उसको भी स्टोरी फॉर्म में सुना सकती हूँ वहां पर, आपका नाम लिए बगैर या फिर आपका नाम लेकर। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।